हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? सब अच्छे हैं। और दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा कल्प के साथ जुड़कर आपकी जो पढ़ाई है उसको आप एक बेहतर मायने पर ले जा सकते हैं। और हमारी जो दोस्तों डेली क्लास होती है वो होती है हमारी दोस्तों यूपी पैट के लिए हमने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की है, अग्नि सीरीज। अग्नि सीरीज में हम आपको दोस्तों सारे टॉपिक करा रहे हैं। उसके जो PYQ प्रश्न हैं दोस्तों वो भी करा रहे हैं कंप्लीट, जिससे कि आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत न पड़े दोस्तों। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा कल्प के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर की तरफ ले जाएं दोस्तों, और आगे बढ़ें। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमारी जो अग्नि सीरीज चल रही है इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, अपने दोस्त अपने भाइयों के साथ शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को फैलाएं, जिससे कि आपके दोस्त और भाइयों को पता चल सके दोस्तों कि YouTube पर एक चैनल है शिक्षा कल्प, जो कि यूपी पैट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश और जो हिंदी है, सारे टॉपिक और टॉपिक वाइज क्लास हो रही हैं दोस्तों, जिससे कि आपको कहीं पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे अपने YouTube चैनल शिक्षा कल्प पर। जितनी भी क्लास होंगी दोस्तों पैट की, मैथ के लिए हमारे प्रांशु सर हैं, वो करा रहे हैं, उन्होंने पहली क्लास डाल दी है। और हमारी हिंदी कराते हैं मनीष सर, और मैं आपको करा रहा हूँ इसमें GS और GK। तो GS GK में दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा कल्प, शिक्षा से रोजगार तक आपको पूरे कराए जाएंगे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ऐसा पैट का कोई भी एग्जाम और वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें से ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इसमें से 100 में से 100% प्रश्न आपको यूपी पैट का प्रीवियस ईयर जो 3 साल पहले पेपर हुआ है दोस्तों 21, 22 और 23 में, आप उठाकर देख लीजिए। इससे 100 में से 100% प्रश्न आया है दोस्तों, और आगे जो पेपर होगा उसमें भी 100 में से 100% प्रश्न आएगा दोस्तों। मैं आपकी गारंटी पहले भी कहता हूं और ये भी कह रहा हूं कि आपकी 50 में से 45 नंबर लाने की गारंटी YouTube चैनल शिक्षा कल्प की है। GS GK में से कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाते हैं। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों किसकी? यूपी पैट के लिए आज हमारी क्लास है दोस्तों 9 क्लास। जो हमारी 9 क्लास है आज दोस्तों, जो आपने पहली भी क्लास देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप उनको जाके देख लें। उसमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए हमने बनाया है और रोज बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, रोज बना रहे हैं। यूपी पैट की आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो दोस्तों हमारी क्लास है किसकी? वो होने वाली है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की दोस्तों, वैसे तो मुगल साम्राज्य की दोस्तों वैसे 6 या 7 जो हमारे शासन काल में जो हमारे राजाएं हुए दोस्तों, तो जो हमारे राजा हुए मुगल काल में दोस्तों वो थोड़े बड़े हैं। लेकिन जो मुगल साम्राज्य है, मैं आपको उस मुगल साम्राज्य में कितना कराऊंगा, तो मैं आपको दोस्तों मुगल साम्राज्य में कराने वाला हूँ। ये जो हमारी मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में दोस्तों हम इसमें 2 टॉपिक कराएंगे, आपको 2 क्लास कराएंगे, जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक देखते हैं वीडियो तो बोर हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए आपको 2 क्लास कराऊंगा, और जो अगली क्लास होगी वो सेकंड क्लास में हम आपको इसके PYQ प्रश्न भी कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी है मुगल काल। मुगल काल में दोस्तों संपूर्ण थ्योरी कराई जाएगी आपको, और किस किस प्रकार होता है मुगल काल में। तो हम अपना देखते हैं दोस्तों बिना किसी समय को बर्बाद करते हो, क्योंकि समय है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है दोस्तों। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का भारत में कैसे कैसे जन्म हुआ दोस्तों, और कौन मुगल साम्राज्य को भारत में लाया, किसने इसकी स्थापना की, और किसने मुगल साम्राज्य के जो हमारे दोस्तों महान राजा थे प्राचीन समय के, तो उनको किसने नियंत्रण दिया भारत में कि आप भारत में आए और भारत से सोना लूटें और यहाँ से चले जाएं। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अपना मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, वो स्टार्ट होता है बाबर से, क्योंकि भारत में बाबर ने ही कौन लाया, बाबर ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो बाबर ने ही भारत में क्या की थी, तो बाबर क्या करते हैं दोस्तों, तो बाबर करते हैं भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, तो मुगल
साम्राज्य की स्थापना कौन करता है दोस्तों? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का भारत में संस्थापक कौन है दोस्तों? तो मुगल साम्राज्य का भारत में संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का दोस्तों भारत में संस्थापक कौन है? तो उसे वो है नाम है, आप जान लीजिए। मुगल साम्राज्य का भारत में संस्थापक माना जाता है बाबर। जो बाबर है दोस्तों, तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर माना जाता है। जो बाबर का दोस्तों कार्यकाल है वो माना गया है 1526 से लेकर 1530 ईसा पूर्व तक। 1526 ईसा पूर्व से लेकर 1530 ईसा पूर्व पर मुगल साम्राज्य का भारत में नहीं बल्कि बाबर का भारत में कार्यकाल माना जाता है। तो मुगल साम्राज्य का भारत इसका कार्यकाल है वो 1526 से 1530 तक माना जाता है। जो बाबर हमारे जो दोस्तों महान राजा थे उनका, ठीक है। तो बाबर का दोस्तों हम आज देखते हैं सामान्य परिचय, बाबर ने किस किस प्रकार जन्म हुआ, कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो बाबर है दोस्तों, तो बाबर जो राजा थे उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका जो बाबर है, बाबर का पूरा नाम है जरूरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है जरूरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का जो पूरा नाम जरूरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। अब देखते हैं उनके पिता का नाम। उनके पिता का नाम है दोस्तों उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा उनके पिता का नाम है। बाबर के जो पिता हैं या फादर हैं, तो वो कौन से थे दोस्तों? तो वो तैमूर के वंशज थे। जो बाबर थे दोस्तों वो किस वंश के थे? बाबर थे, जो बाबर के पिता थे दोस्तों वो तैमूर वंश के वंशज थे। और जो तैमूर वंश के दोस्तों वंशज थे बाबर के पिता, तो तैमूर वंश के वंशज थे बाबर के पिता। तो बाबर की ओर से, तो जो बाबर है दोस्तों वो पिता की ओर से किस वंश के माने जाते हैं? तो पिता की ओर से माने जाते हैं तैमूर वंश के, ठीक है दोस्तों। यह भी प्रश्न आ जाता है कि जो बाबर का जन्म हुआ था, तो बाबर के जन्म पापा की तरफ से जो बाबर है वो किस वंश के थे? तो वो थे दोस्तों तैमूर वंश के। अगला देखते हैं उनकी माता का नाम। माता का नाम है कुतुब निगार खान। क्या नाम है दोस्तों? तो माता का नाम है कुतुब निगार खानम या खान दोस्तों। तो उनकी माता की तरफ से किस वंश के थे? तो वो थे चंगेज खान वंश के। उनके पिता की तरफ से थे तैमूर वंश के और माता की तरफ से थे दोस्तों चंगेज खान वंश के, ठीक है। चंगेज खान वंश के थे। तो बाबर का जो जन्म होता है दोस्तों किस प्रकार होता है? जो बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को, ठीक है। 14 फरवरी 1483 को फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है वहां पर जन्म होता है। आप ये तारीख देख रहे होंगे जो दोस्तों क्या है 14 फरवरी। 14 फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण देश जो तारीख है दोस्तों, वो तारीख है जिन भी दोस्तों की महिला मित्र है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है दोस्तों 14 फरवरी, क्योंकि 14 फरवरी को आता है दोस्तों वैलेंटाइन डे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे सीधा भी याद रख सकते हैं। तो बाबर का जन्म कब होता है? तो 14 फरवरी 1483 को, जो कि फरगना कहाँ पर है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म होता है, ठीक है। अब उनका जन्म हो जाता है जैसे ही, ठीक है, भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध, बाबर की तरफ से भारत में जो दोस्तों प्रमुख युद्ध लड़े गए, ठीक है। तो बाबर ने भारत में किस किस प्रकार युद्ध लड़े? तो दोस्तों इसमें जो याद रखने की आपको ट्रिक है, अगर आप मुंह कायदा भी याद रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी है जो दोस्तों ट्रिक भी है, मैं आपको पूरा सीधा मुंह से ही बता सकता हूं क्योंकि ये मुंह कायदे याद किए हैं मैंने। तो पहला बाबर लड़ते हैं पानीपत का युद्ध 1526 में, ठीक है दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है जिसमें बाबर जीत जाते हैं दोस्तों। दूसरा होता है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर जीत जाते हैं। तीसरा युद्ध होता है मेदिनी राय का युद्ध दोस्तों 1529 में बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें भी बाबर जीत जाते हैं। और चौथा युद्ध होता है घाघरा का युद्ध दोस्तों, जिसमें भी बाबर जीत जाते हैं, ठीक है, अफगानों से, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, तो इसमें ट्रिक दी गई है, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया। तो दोस्तों आप इससे भी याद रख सकते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है कब? 1526 में, जो कि नीचे दिया है। फिर खानवा का होता है तो दोस्तों 1527 में, ठीक है। और फिर चंदेरी या का युद्ध होता है 1528 में दोस्तों, और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं और ओरली याद कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम युद्ध को देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों, क्या क्या होता है।
तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब है दोस्तों, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा 1526 में होता है दोस्तों। किस किस के बीच होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें जो बाबर है वो जीत जाता है। इब्राहिम लोदी कौन है दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी कौन है दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम संस्थापक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो लोदी वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन है, तो जो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो लोदी वंश का हमारा अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी है। कौन है दोस्तों, तो लोदी वंश का अंतिम शासक। या फिर पेपर में या एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि बाबर ने किस वंश के अंतिम शासक को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो किस वंश के शासक को हराया, इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक है। और लोदी वंश की स्थापना किसने की है, तो लोदी वंश की स्थापना की है दोस्तों किसने, बहलोल लोदी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, तो लोदी वंश का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोदी। कौन है दोस्तों, तो लोदी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो है हमारा बहलोल लोदी है, ठीक है। कौन है दोस्तों, तो लोदी वंश का हमारा संस्थापक बहलोल लोदी है, ठीक है, बहलोल लोदी है। हम देखते हैं आगे, अगला है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है दोस्तों 1527 में। किस किस के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, लेकिन बाबर इस युद्ध में दोस्तों जीत जाते हैं, ठीक है। क्या जीत जाते हैं, अगला होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में दोस्तों। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, ठीक है। किस किस के बीच होता है, तो वो होता है मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें कि जो दोस्तों बाबर हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। ये युद्ध होता है। हम देखते हैं अगला है घाघरा का युद्ध दोस्तों। तो घाघरा का युद्ध कब होता है, तो घाघरा का युद्ध होता है हमारा 1529 में। कब होता है, तो घाघरा का युद्ध हमारा 1529 में होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है दोस्तों। किसके बीच होता है, तो महमूद लोदी और बाबर के बीच होता है। किसके बीच होता है, तो महमूद लोदी और दोस्तों बाबर के बीच होता है। और जो बाबर हैं वो भी इस युद्ध में जीत जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो जितने भी युद्ध लड़े दोस्तों, वो सारे युद्ध बाबर जीतता चला गया, और अपनी मेहनत के दम पर। बाबर की एक बहुत बड़ी शायरी है दोस्तों, अगर बाबर किसी भी युद्ध को हार जाता है बाबर किसी भी युद्ध को, तो दोस्तों बाबर यह कहता है, क्या हुआ जो हम एक युद्ध हार गए, अभी तो पूरा जहां जीतना बाकी है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एक एग्जाम में 1 नंबर या आधे नंबर से रह जाते हैं तो बहुत अफसोस होता है दोस्तों, क्योंकि हम सालों मेहनत करते हैं और 1 नंबर से रह जाएं तो बहुत ही दुख होता है। तो आप दुख ना होते हुए और मेहनत करें, और एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो उसको फाड़ कर रख दें, या फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, जिससे कि आप उसमें रैंक बना सकें और आप उसमें सेलेक्ट हो सकें। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि क्या हुआ जो आप एक एग्जाम में फाइनल से आउट हो गए, अगली बार जो हम जितने भी एग्जाम देंगे सारे एग्जामों में रैंक लाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार तैयारी करें दोस्तों। तो महमूद लोदी और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, ठीक है दोस्तों। 1529 में युद्ध होता है घाघरा का, ठीक है दोस्तों। तो घाघरा का जो युद्ध होता है वो 1529 में होता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है दोस्तों, इससे पहले होता है खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध होता है दोस्तों 1500 कब होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खानवा का युद्ध होता है 1527 में, ठीक है। 1527 में खानवा के युद्ध के बाद एक जो बाबर हैं वो एक उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। एक उपाधि धारण करते हैं दोस्तों, उस उपाधि का नाम है गाजी की उपाधि। किसकी उपाधि धारण करते हैं, तो गाजी की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। किसकी उपाधि धारण करते हैं, तो गाजी की उपाधि धारण करते हैं कौन, तो बाबर हैं जो दोस्तों गाजी की उपाधि धारण करते हैं। तो एग्जाम में एक बार एक प्रश्न आया कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करी, तो बाबर हैं उन्होंने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करी, तो वो उपाधि धारण करी थी उन्होंने किस दोस्तों, खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। गाजी की उपाधि धारण करते हैं खानवा के युद्ध के बाद दोस्तों। और जो घाघरा का युद्ध है, तो घाघरा का युद्ध ऐसा युद्ध था दोस्तों जो इतिहास का, घाघरा का युद्ध ऐसा इतिहास था जो 2 स्तरों पर लड़ा गया। यानी कि 2 स्तरों का मतलब है, एक तो पानी में लड़ा गया और एक लड़ा गया स्थल पर, ठीक है।
तो इतिहास में ऐसा कौन सा युद्ध है जो पानी और स्थल दोनों पर लड़ा गया, तो वो है घाघरा का युद्ध। यानी दोस्तों लड़ते लड़ते स्थल से कहां पर चले गए थे, तो पानी में चले गए। तो यही कहा जाता है कि प्राचीन में ऐसा कौन सा इतिहास है दोस्तों जो कि स्थल से लड़ते लड़ते पानी में चले गए, तो वो घाघरा का युद्ध है जो कि 1529 में होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं हम बाबर की युद्ध नीतियां, यानी कि बाबर की दोस्तियों क्या क्या युद्ध नीतियां दी थी। तो तुलगमा युद्ध नीति क्या थी दोस्तों, तो उसकी एक युद्ध नीति है तुलगमा युद्ध नीति। क्या है तो तुलगमा दोस्तों क्या है, तो तुलगमा युद्ध नीति उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी दोस्तों। ठीक है, तो तुलगमा युद्ध नीति उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध नीति थी दोस्तों। तो देखते हैं सेना को कई टुकड़ियों, सेना को दोस्तों कई टुकड़ियों में बांट दिया जाता था। सेना को कई टुकड़ियों दाएं बाएं मध्य पीछे में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था, तो तुलगमा युद्ध नीति को ऐसी नीति थी दोस्तों कि जो दुश्मन था उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता था कि वो बचकर न निकल पाए। और तुलगमा युद्ध नीति के ही कारण जो है बाबर सारे युद्धों को जीतता चला गया और एक भी युद्ध उसने नहीं हारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है हमारा तोप खाने का प्रयोग। ठीक है, तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने ही भारत में किया था। तो दोस्तों है भारत के युद्ध में पहली बार बारूद और तोपों का बड़े स्तर पर क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ या प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले भारत में बारूद का प्रयोग किसने किया, तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया है बाबर ने। ठीक है, किसने किया है दोस्तों, तो बाबर ने सबसे पहले भारत में बारूद का प्रयोग किया है। ठीक है, बारूद का प्रयोग किया है और तोप खाने का प्रयोग किया है। तो तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया है। तुलगमा युद्ध नीति बाबर ने किससे सीखी है, तो तुलगमा युद्ध नीति बाबर ने सीखी है किससे, तो उज्बेकों से सीखी है। किससे सीखी है दोस्तों, तो वो सीखी है उज्बेकों से। ठीक है, उज्बेकों से बाबर ने क्या सीखी है, उज्बेकों कह लीजिए दोस्तों। तो उज्बेकों से बाबर ने क्या सीखी है, तो युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति है। ठीक है दोस्तों, तुलगमा युद्ध नीति है। बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज हैं दोस्तों। बाबर के क्या है, तो बाबर के दो प्रमुख क्या है, तो बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज हैं। ठीक है, उनका भी नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बाबर के क्या है, तो बाबर के दोस्तों, बाबर के दो निशानेबाज थे दोस्तों, उनका नाम क्या है, तो बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज थे, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है, एक का नाम है दोस्तों उस्ताद अली है और एक का नाम है मुस्तफा। क्या नाम है दोस्तों, एक का नाम है उस्ताद अली और एक का नाम क्या है, उस्ताद अली और एक का नाम है मुस्तफा। क्या नाम है दोस्तों, तो एक का नाम है मुस्तफा। ठीक है, एक का नाम उस्ताद अली है और एक दूसरे का नाम है मुस्तफा। ठीक है दोस्तों, तो बाबर के दो बहुत महत्वपूर्ण निशानेबाज हुए दोस्तों। तो एक का नाम है उस्ताद अली और दूसरे का नाम है मुस्तफा। क्या नाम है दोस्तों, तो दूसरे का नाम है मुस्तफा। अगला हम देखते हैं दोस्तों आपके लिए, तो रूमी या अरावा। रूमी क्या है, तो रूमी या अरावा क्या है दोस्तों, तो रूमी या अरावा विधि है दोस्तों। रूमी या अरावा एक विधि है दोस्तों। तो बैलगाड़ियों को जंजीरों से बांधकर, जो बैलगाड़ियां होती थी दोस्तों, तो बैलगाड़ियों को जंजीरों से बांधकर उनके बीच में तोफा रखकर चलाने की खास तकनीक थी दोस्तों। क्योंकि बाबर सीधा युद्ध न करके तकनीकियों का प्रयोग करता था दोस्तों। क्या करता था, तो बाबर जो है वो सीधा युद्ध न करके क्या करता था, तो तकनीकों का प्रयोग करता था, जिससे कि वो और नए नए आइडिया सोचता था दोस्तों, कि जिससे वो हार न सके। ठीक है, क्या न कर सके, हार न सके दोस्तों। तो बैलगाड़ियों को जंजीरों से बांधकर उनके बीच में तोहफे रखकर चलाने की खास विधि थी। बाबर द्वारा बनाई गई स्थापित कला या बाबर ने दोस्तों क्या क्या बनवाया। ठीक है, तो बाबर ने दोस्तों क्या क्या बनवाया, तो बाबर गुलाबी बाग मस्जिद जो पानीपत हरियाणा में स्थित है। तो गुलाबी बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो जो गुलाबी बाग मस्जिद है वो हरियाणा पानीपत में स्थित है, बाबर ने बनवाया। आराम बाग जो कि आप रामबाग में स्थित है दोस्तों। आरामबाग जो बाग है दोस्तों, आरामबाग क्या है, तो आरामबाग बाग कह लीजिए या गार्डन कह लीजिए। ठीक है, क्या कह लीजिए, आरामबाग बाग से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसे गार्डन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो आप इसे गार्डन कह सकते हैं। तो आगरा में कहां पर है दोस्तों, आरामबाग कहां पर है, तो आरामबाग है हमारा आगरा में। ठीक है, आगरा में यह ज्यामितीय तरीके से बना पहला मुगल बाग है दोस्तों। क्या है, तो यह ज्यामितीय तरीके से बनाया गया पहला क्या है, तो पहला गार्डन है दोस्तों। अगला देखते हैं जामा मस्जिद।
जो कि संबल उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो जामा मस्जिद है दोस्तों संबल उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? तो जामा मस्जिद संबल उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगली है हमारी बाबरी मस्जिद। अगली हमारी दोस्तों बाबरी मस्जिद है। तो बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई गई थी। क्या बनवाई गई थी दोस्तों? जो बाबरी मस्जिद है वो कौन बनवाता है? तो बाबरी मस्जिद बाबर बनवाता है और बाबर के सेनापति बनवाते हैं, उसका नाम है मीर वकील। ठीक है दोस्तों। तो बाबरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी किसके द्वारा? वो अयोध्या में बनवाई गई थी। किसके द्वारा? तो बाबर के सेनापति के द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों, उसका नाम है मीर वकील। ठीक है, मीर वकील के द्वारा बनवाई गई। तो दोस्तों अगला हमारा क्या कहता है दोस्तों? तो अगला है हमारा मुगल शासकों की समय रेखा। यानी मुगल शासकों की क्या है? तो मुगल शासकों की दोस्तों समय रेखा है दोस्तों कि कैसे कैसे मुगल कहां से कहां तक रहे। तो मुगल शासकों की जो समय रेखा है दोस्तों कहां से कहां तक है? तो मुगल शासक जो पूरा है दोस्तों वो है 1707 तक का शासक है। तो जो मुगल साम्राज्य है दोस्तों बाबर से लेकर, बाबर है 1526 और औरंगजेब है 1707। क्या है दोस्तों? 1707 है। क्या है? 1707 है। यानी जो मुगल काल है पूरा मुगल काल माना जाता है 1526 से लेकर 1707 तक। और 1707 में ही जो मध्यकालीन भारत है उसका अंत होता है। क्या होता है दोस्तों? तो मध्यकालीन भारत का अंत होता है। एक बार एक पैट का एग्जाम हुआ था दोस्तों पिछली इससे पहले, तो उसमें प्रश्न आया था कि मध्यकालीन भारत का अंत किस वर्ष होता है? तो मध्यकालीन भारत का अंत मध्यकालीन भारत का अंत कब होता है? तो मध्यकालीन भारत का अंत होता है 1707 में। कब होता है? तो मध्यकालीन भारत का अंत होता है 1707 में। तो बाबर के जो पूरे मुगल काल की समय रेखा है 1526 से लेकर 1707 है दोस्तों। याद करने की ट्रिक रख सकते हैं आप, इससे है भजसा, या सीधे सीधे भी याद रख सकते हैं भजसा। यानी जो बाबर है दोस्तों 1526 से 1530 है, मुगल साम्राज्य का क्या है? संस्थापक है दोस्तों। 1526 से 1530 मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। अगला है हमारा हुमायूं। जो हुमायूं है दोस्तों, हुमायूं है 1530 से 1540 तक रहता है। 1530 से 1540 तक रहता है। अगला है 1555 से लेकर 1556। ठीक है दोस्तों, 1555 से 1556 रहता है। जो कौन है? बाबर का बेटा है। बाबर के दोस्तों कितने बेटे हुए? तो बाबर के दोस्तों 4 बेटे होते हैं। तो पहले एक का नाम है हुमायूं, दूसरे का नाम है कामरान, एक और का नाम है कामरान, एक का नाम है अस्करी। क्या नाम है दोस्तों? अस्करी है। एक का नाम है अस्करी, दूसरे और तीसरे का नाम है हिंदाल। क्या नाम है दोस्तों? तो एक और का नाम है हिंदाल। क्या नाम है? तो दोस्तों बाबर के 4 बेटे हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। लेकिन ठीक है दोस्तों, तो जो बाबर है बाबर के 4 बेटे होते हैं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। लेकिन जो सबसे आगे आता है वो आता है हुमायूं। कौन आता है दोस्तों? तो सबसे आगे राजा पाठ संभालने में या सबसे जो महत्वपूर्ण राजा है दोस्तों, जो बहुत ही टैलेंटेड है, वो आगे आता है, उसका नाम है दोस्तों हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं 1530 से 40 और दोबारा बीच में दोस्तों हार जाता है। फिर है 1555 से लेकर 1556। अगला है हमारा अकबर। अकबर है हमारा 1556 से लेकर 1605। अकबर है 1556 से लेकर 1605, जो कि हुमायूं का बेटा है, सबसे महान सम्राट है दोस्तों, और मुगल काल में सबसे महान राजा माना जाता है अकबर। अगला है हमारा जहांगीर दोस्तों, 1605 से 1627 तक, जो कि अकबर का बेटा है दोस्तों, जिसके चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो अकबर को क्या कहते हैं? तो अकबर को कहते हैं, जहांगीर को क्या कहते हैं दोस्तों? अकबर का बेटा है तो जहांगीर को कहते हैं चित्रकला का स्वर्णयुग। चित्रकला का क्या है दोस्तों? क्योंकि जो हुमायूं है, हुमायूं के काल में सबसे ज्यादा क्या बनाई गई थी? तो हुमायूं के काल में सबसे ज्यादा चित्रकलाएं बनाई गई थी। इसी कारण इसे चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा शाहजहां। शाहजहां का काल है 1628 से लेकर 1658। जो शाहजहां का काल है वो 1628 से लेकर 1658 है। ठीक है दोस्तों, जहांगीर का बेटा है दोस्तों, और ताजमहल का निर्माण करा है। तो ताजमहल का निर्माण किसने करा है? तो ताजमहल का निर्माण करा है शाहजहां ने। और इसको काल को कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। क्या कहते हैं? तो स्थापत्य। ठीक है दोस्तों, तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं किसे दोस्तों?
तो वो कहते हैं किसे, शाहजहां को। क्योंकि जैसे हुमायूं के समय में सबसे ज्यादा चित्रकारी की गई दोस्तों, तो हुमायूं के समय में सबसे ज्यादा चित्रकारी की गई, उसी प्रकार दोस्तों क्या होता है कि शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा क्या कराया जाता है, तो शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा कराया जाता है, यानी सबसे ज्यादा इमारतें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं दोस्तों, इमारतें बनाई जाती हैं। ठीक है, इमारतें बनाई जाती हैं। इसमें अगला है हमारा लास्ट दोस्तों, वो है औरंगजेब। अगला है औरंगजेब। औरंगजेब है 1658 से लेकर 1707। जो औरंगजेब है 1658 से लेकर 1707 है, शाहजहां का बेटा है दोस्तों। साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार कहां पर होता है, तो साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार होता है दोस्तों औरंगजेब के शासन काल में। औरंगजेब के शासन काल में दोस्तों सबसे अधिक विस्तार होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक विस्तार होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक विस्तार होता है, तो सबसे अधिक विस्तार होता है। और बाबर का दोस्तों, बाबर की जो मृत्यु हो जाती है वो हो जाती है 1530 में। कहां पर हो जाती है दोस्तों, तो बाबर की जो मृत्यु कब होती है, तो बाबर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों कहां पर, बाबर की मृत्यु हो जाती है कब, तो बाबर की हमारी मृत्यु हो जाती है कब दोस्तों, तो बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। 1530 में दोस्तों बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु कहां पर होती है, रामबाग में हो जाती है। जैसे रामबाग में हो जाती है। बाबर की मृत्यु आरामबाग में हो जाती है दोस्तों। कहां पर होती है, तो बाबर की जो मृत्यु है वो हो जाती है रामबाग में। रामबाग कहां पर है दोस्तों, तो रामबाग है आगरा में। कहां पर है दोस्तों, तो रामबाग है दोस्तों, आरामबाग या रामबाग कह लीजिए। तो रामबाग में 1530 में बाबर की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। ठीक है, लेकिन दोस्तों बाबर की जो मृत्यु है वो हो जाती है आरामबाग यानी रामबाग पर। ठीक है, तो रामबाग पर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होने के बाद दोस्तों, तो बाबर का जो दोस्तों क्या है, तो बाबर की जो मृत्यु है वो रामबाग में 1530 में हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों बाबर है, ठीक है, जो दोस्तों बाबर है उसका एक सपना था कि मेरी जो कब्र है वो कहां पर बनाई जाए, तो मेरी कब्र रामबाग न बनाकर और कहीं बनाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो रामबाग न बनाकर जो मेरी कब्र है वो और कहीं पर बनाई जाए, लेकिन रामबाग की जगह अलग बनाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो रामबाग की जगह अलग बनाई जाए। तो जो बाबर है, बाबर को 2 बार दफनाया जाता है। एक पहली बार तो रामबाग में दफनाया जाता है, फिर उसके बाद अगली बार और कहीं दफनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बाबर की 1530 में हो जाती है हमारी मृत्यु। ठीक है, 1530 में मृत्यु हो जाती है। अब जन्म होता है हुमायूं का। ठीक है, क्योंकि बाबर के दोस्तों 4 बेटे थे। बाबर के क्या है, तो बाबर के दोस्तों 4 बेटे थे। तो 4 बेटे थे दोस्तों, लेकिन जो सबसे बुद्धिमान बेटा था और सबसे जो महान बेटा था दोस्तों वो होता है क्या, तो वो होता है हुमायूं। और हुमायूं आगे आता है शासन करने के लिए। तो हुमायूं का आगे आता है शासन करने के लिए, उसका बेटा था दोस्तों हुमायूं। तो हुमायूं का जो दोस्तों कार्यकाल है वो कब है, तो हुमायूं का जो कार्यकाल है दोस्तों वो माना जाता है 1530 से 1540 तक। तो 1530 से 1540 तक हुमायूं का कार्यकाल माना जाता है। फिर दोबारा कार्यकाल है हुमायूं का 1555 से लेकर 1556। 1555 से 1556 ईसा पूर्वी कार्यकाल माना जाता है हुमायूं का। अब आप कहेंगे कि हुमायूं का 2 बार कार्यकाल कैसे माना जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जो हुमायूं है वो बीच में शेरशाह सूरी एक महान शासक आता है, उससे हार जाता है। और उससे हारने के बाद चौसा के युद्ध के बाद 1540 में दोस्तों चौसा का युद्ध होता है और वहां से सिंध चला जाता है और दोबारा अपनी सेना को इकट्ठी करके ऐसे तैसे लाता है, फिर जीत जाता है दोबारा। और 1555 में फिर आता है दोबारा वो कर जीत कर युद्ध को। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसमें हुमायूं। अगला है हमारा दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों ठीक है, अगला है हुमायूं का सामान्य परिचय। हुमायूं का सामान्य परिचय में देखते हैं तो हुमायूं का दोस्तों पूरा नाम क्या है, तो हुमायूं का पूरा नाम है नरसुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो नरसुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुमायूं का पूरा नाम है। ठीक है, नरसुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुमायूं का दोस्तों पूरा नाम है। तो नरसुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुमायूं का पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, तो नरसुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुमायूं का पूरा नाम है दोस्तों। तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुमायूं का पूरा नाम है। पिता का नाम क्या है, तो हुमायूं के पिता का नाम है दोस्तों बाबर। ठीक है, तो हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर है, जो कि आपको मैंने अभी पढ़ाया। ठीक है, और माता का नाम है महम बेगम। माता का नाम क्या है दोस्तों, तो माता का नाम दोस्तों क्या है, तो माता का नाम हमारा है क्या, तो माता का नाम है दोस्तों महम बेगम। ठीक है, माता का नाम क्या है, तो माता का नाम उनका महम बेगम है। क्या है दोस्तों,
तो माता का नाम है दोस्तों, उनका माता का नाम महम बेगम है। अगला देखते हैं हम, जन्म कहाँ पर होता है, तो हुमायूं का जो जन्म है दोस्तों वो होता है कब, तो हुमायूं का जन्म होता है 6 मार्च 1508 को काबुल में। कहाँ पर जन्म होता है, तो 6 मार्च 1508 को दोस्तों काबुल में जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो 6 मार्च 1508 को, ठीक है दोस्तों, काबुल में जन्म होता है। कहाँ पर जन्म होता है, तो 6 मार्च 1508 को दोस्तों कहाँ पर, काबुल में जन्म होता है। अर्थ क्या है दोस्तों, तो अर्थ है दोस्तों, हुमायूं का अर्थ क्या है, तो हुमायूं का दोस्तों, जो कि हुमायूं का कहाँ पर है, तो हुमायूं का जन्म होता है 6 मार्च 1508 को काबुल में। काबुल कहाँ पर है दोस्तों, तो काबुल है अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान में है। तो हुमायूं का अर्थ क्या है, तो हुमायूं का दोस्तों अर्थ है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या है, एग्जाम में कभी कभी आता है कि हुमायूं का अर्थ क्या है दोस्तों, तो हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली या लक्की है। क्या है दोस्तों, तो हुमायूं का अर्थ क्या है, तो हुमायूं का अर्थ है दोस्तों भाग्यशाली या लक्की होता है। लेकिन इसका जीवन मुगल राजाओं में सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा। क्या रहा दोस्तों, तो मुगल राजाओं में सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा। तो दोस्तों जो मुगल राजाओं में सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण इसका जीवन रहा हुमायूं का। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं दोस्तों। तो हुमायूं द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं उनमें है, सबसे पहले है चौसा का युद्ध, जो कि 1539-40 में होता है। कभी कभी एग्जाम में 40 में आ जाता है। तो चौसा का युद्ध 1539 या 40 में होता है दोस्तों। तो 1539 या 40 में जो चौसा का युद्ध होता है, ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 या 40 में होता है दोस्तों। किस किस के बीच होता है, तो हुमायूं या शेरशाह सूरी के बीच हो जाता है। किस किस के बीच हो जाता है, तो हुमायूं या शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हो जाता है। तो इसमें शेरशाह की हो जाती है जीत। क्या हो जाती है दोस्तों, तो शेरशाह की जीत हो जाती है। तो शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं है वो बुरी तरह हार जाता है। तो हुमायूं ने नदी में कूदकर जान बचाई। जब हुमायूं हार जाता है दोस्तों, तो वो नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। क्या करता है दोस्तों, तो नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। अगला है हमारा कन्नौज या बेलगाम का युद्ध। तो कन्नौज या बेलगाम का जो युद्ध है वो होता है 1540 में। कब होता है, तो कन्नौज या बेलगाम का युद्ध होता है दोस्तों 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। पहले तो चौसा के युद्ध में 1539 में हार जाता है, कूदकर भाग जाता है, फिर थोड़ा सी आगे सेना को जोड़ता है, फिर दोबारा आता है। कन्नौज या बेलगाम के युद्ध के बाद 1540 में शेरशाह की जीत हो जाती है। दोबारा शेरशाह दोस्तों इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, तो हुमायूं को भारत छोड़कर वो उसको इतना दोस्तों वो कर देता है युद्ध में जीतने के बाद कि दोबारा हुमायूं वापस लौट कर ना आए भारत में, जिससे कि मैं भारत में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों राज कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो हुमायूं को भारत छोड़कर दोस्तों जाना पड़ता है। कौन से, कन्नौज या बेलगाम के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, तो कन्नौज या बेलगाम के युद्ध के बाद हुमायूं को छोड़कर भारत जाना पड़ता है। अगला है हमारा सरहिंदी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो सरहिंदी का युद्ध हमारा होता है 1555 में। कब होता है, तो 1555 में हमारा सरहिंदी का युद्ध होता है। ठीक है, सरहिंदी का युद्ध होता है दोस्तों 1555 में। 1555 में सरहिंदी का युद्ध होता है और किस किस के बीच होता है, हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी के बीच होता है दोस्तों। तो हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच होता है। जब सिकंदर सूरी का शासन आता है दोस्तों, तो हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी के बीच होता है और हुमायूं इस युद्ध में जीत जाता है। क्या होता है दोस्तों, तो हुमायूं इस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, तो हुमायूं इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, तो हुमायूं इस युद्ध में जीत जाता है दोस्तों। तो 15 साल बाद फिर से गद्दी मिल जाती है हुमायूं को। हुमायूं इस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, तो हुमायूं इस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, तो जीत जाता है। ठीक है, तो हुमायूं की जीत होती है 15 साल बाद। अगला देखते हैं रोचक तथ्य क्या है दोस्तों, तो चौसा के युद्ध में डूबते हुए हुमायूं की जान एक मिस्ती यानी नाविक, जो चौसा का युद्ध होता है 1540 में। ठीक है दोस्तों, तो 1540 में हमारा चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, 1540 में हमारा चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में डूबते हुए हुमायूं की जान एक मिस्ची यानी नाविक, क्या कहते हैं दोस्तों, तो नाविक हमारा मिस्ची नाविक ने बचाई थी। क्या हुई थी दोस्तों, तो चौसा के युद्ध में डूबते हुमायूं की जान एक मिस्टी या नाविक ने बचाई थी। हुमायूं ने उसे एक दिन का राजा बनाया। हुमायूं क्या करता है दोस्तों, तो हुमायूं उसे एक दिन का राजा बनाता है और उसने चमड़े के सिक्के चलाए। क्या किए दोस्तों, तो उसने चमड़े के सिक्के चलाए। क्या किया, तो चौसा के युद्ध में डूबते हुए हुमायूं की जान एक मिस्टी या नाविक बचाता है दोस्तों। बचाने के बाद क्या होता है, तो हुमायूं ने उसे एक दिन का राजा बनाया और उसने चमड़े के सिक्के चलाए यानी उस नाविक के लिए। ठीक है दोस्तों, जब चौसा का युद्ध
40 में होता है तो हुमायूं नदी के किनारे भाग जाता है और भागने के बाद उसकी एक जान बचाता है नाविक को। नाविक को वो एक दिन का दोस्तों क्या बनाता है, राजा बनाता है। अगला है हमारा वास्तु कला और अन्य रोचक तथ्य। तो दीनपना नगर की स्थापना करते हैं हुमायूं। दोस्तों दीनपना नगर क्या है, तो दीनपना नगर एक पुस्तकालय है दोस्तों। क्या है, तो दीनपना नगर क्या है, तो दीनपना जो नगर है वो है एक पुस्तकालय। क्या है, तो दीनपना जो नगर है दोस्तों वो एक पुस्तकालय है या लाइब्रेरी कह लीजिए, जिसका निर्माण 1533 में दिल्ली में एक नया शहर है। और जो कि दीनपना नगर पुस्तकालय भी है दोस्तों, एक नया शहर है। 1533 में दिल्ली में एक नया शहर बसाया जाता है दोस्तों 1533 में। उसे कौन बसाता है, तो उसे बसाता है हुमायूं। ठीक है, तो उसे दोस्तों हुमायूं बसाता है। तो दोस्तों उसे हुमायूं बसाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसे हुमायूं बसाता है, तो हुमायूं बसाता है दोस्तों उसे। ठीक है, इस प्रकार उसे दोस्तों हुमायूं बसाता है। और हुमायूं के बसाने के बाद तो दोस्तों जो वास्तुकला और अन्य रोचक तथ्य क्या है, तो वास्तुकला और अन्य जो रोचक तथ्य है वो पुस्तकालय है। 1533 में एक नया शहर बसाया जाता है दीनपना, जो कि हुमायूं के द्वारा बसाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के द्वारा बसाया जाता है। अगला है हमारा ज्योतिष में विश्वास। जो हुमायूं है दोस्तों वो क्या करता है, तो वो ज्योतिष में विश्वास रखता है। क्या करता है, तो ज्योतिष में जो दोस्तों विश्वास रखता है वो होता है हुमायूं, यानी कि ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता है दोस्तों, यानी कि जो हाथ देखते हैं, तो ज्योतिष पर बहुत विश्वास था दोस्तों। तो हुमायूं हमारा एक ऐसा राजा था कि जो ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। ठीक है, तो ज्योतिषी में बहुत विश्वास था। हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था दोस्तों। क्या करता था, तो अलग अलग रंगों के दोस्तों क्या करता था, तो अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। किसके लिए पहनता था, क्योंकि उसका जो विश्वास था वो ज्योतिष में बहुत था। ठीक है, एक बार एक पेपर में प्रश्न आया था दोस्तों कि मुगल शासन में सबसे ज्यादा ज्योतिष में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है या राजा का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों हुमायूं। अगला है हमारा दोस्तों क्या है, तो अगला है हमारा मीना बाजार। जो मीना बाजार है दोस्तों, महिलाओं के लिए मीना बाजार की शुरुआत की किसने, तो महिलाओं के लिए मीना बाजार की शुरुआत की हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है और हुमायूं नामा कौन लिखता है, तो हुमायूं नामा लिखते हैं कौन, गुलबदन बेगम। कौन लिखता है दोस्तों, तो हुमायूं नामा लिखता है गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम है दोस्तों वो लिखती है। ठीक है, तो अगला है हमारा मृत्यु। तो 1556 में दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब, तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में दीनपना के पुस्तकालय। दीनपना के पुस्तकालय दोस्तों, दीनपना के पुस्तकालय था, दीनपना शहर है उसमें ही एक पुस्तकालय है। दीनपना के पुस्तकालय जिसे हम शेर मंडल कहते हैं, दीन मंडल के जो दीनपना नगर है उसके पुस्तकालय है एक, उस पुस्तकालय को क्या कहते हैं, तो उस पुस्तकालय को शेर मंडल के नाम से जाना जाता है। कि सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की 1556 में क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मौत हो जाती है हुमायूं की। और हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। जीवनी का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो हुमायूं नामा जिसे उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा लिखी है दोस्तों गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्तों। ऐसे ही बाबर थे दोस्तों, तो बाबर की एक किताब है बाबरनामा। ठीक है, बाबर की एक किताब है दोस्तों, तो क्या नाम है, तो बाबरनामा है। बाबर की एक किताब है बाबरनामा। तो बाबरनामा एक बाबर की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, जो बाबर ने खुद लिखी है। क्या लिखा है, जब कोई अपनी किताब अपने आप लिखता है तो उसे बाबरनामा आत्मकथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी है दोस्तों। कौन सी भाषा में लिखी है, तो वो लिखी है तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी है, तो बाबरनामा बाबर ने लिखी है दोस्तों तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर ने बाबरनामा लिखी है। और जो बाबर का दोस्तों, तो बाबर की जो कब्र है वो कहाँ पर है, तो बाबर की जो कब्र है दोस्तों वो है काबुल में। कहाँ पर है, काबुल में है दोस्तों बाबर की कब्र। और काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है दोस्तों, तो काबुल है वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। क्योंकि बाबर का सपना था दोस्तों कि मुझे अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया जाए। क्या किया जाए, कि बाबर को जो हुमायूं का पापा है उसका सपना था दोस्तों
कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए, यानी अफगानिस्तान में ही दफनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अफगानिस्तान में ही दफनाया जाए दोस्तों। तो अफगानिस्तान में ही दफनाने के बाद, ठीक है, अफगानिस्तान में ही पहले तो उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। फिर उसका सपना था कि उसे काबुल के दफनाया, जब उसने पहले ही अपनी आत्म कथा में लिख दिया था कि मुझे जब भी कभी दफनाया जाए अफगानिस्तान के काबुल में ही दफनाया जाए। ठीक है, बाबर नामक, ठीक है दोस्तों, जो कि तुर्की भाषा में है, और फारसी जो तुर्की बाबर नामा है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खानानी। किसने किया है? तो बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खानानी। किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खानानी। ठीक है, किसने दोस्तों? तो खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में इसका क्या किया है दोस्तों? बाबर नामा का अनुवाद किया है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा इतिहासकार लेन पुन का कथन है दोस्तों हुमायूं के बारे में। जैसे हुमायूं, तो दोस्तों इतिहासकार है, एक इतिहासकार का नाम है लेन पुन। लेन पुन का कथन है दोस्तों, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी जान चली गई। क्या हुआ? तो लेन पुन एक दोस्तों इतिहासकार है, उनका कथन है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी जान चली गई। ठीक है दोस्तों, उसकी जान चली गई जब हुमायूं दोस्तों 1540 में शेरशाह सूरी से हार जाता है तो सिंध चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है? सिंध चला जाता है। तो सिंध के चले जाने के बाद थोड़े 15 साल तक क्या होता है? तो 15 साल तक, तो दोस्तों जो अगला है हमारा वो, जैसे कि आप देखते हैं 1540 से 1545 के साल जो बीच में शेरशाह सूरी आता है। तो शेरशाह सूरी दोस्तों, तो सूर साम्राज्य का जो एक तरह से महान राजा माना जाता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो 1540 से उसका कार्यकाल है, 1540 से क्या है? तो 1540 से उसका दोस्तों कार्यकाल है। ठीक है, 1540 से उसका कार्यकाल है दोस्तों 1545 तक। ठीक है, तो 1545 तक उसका कार्यकाल है, जो कि 5 साल रहता है दोस्तों। तो 5 साल रहता है, तो उसका सामान्य परिचय हम देखते हैं। उसका कार्यकाल है 1540 से लेकर 1545 तक। केवल 5 साल तक क्या करता है दोस्तों? तो केवल 5 साल तक करता है शासन। 5 साल तक शासन करने के बाद, ठीक है दोस्तों, तो उसके बचपन का नाम क्या है? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है फरीद खां। क्या नाम है दोस्तों? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां है। अगला देखते हैं शेरशाह नाम कैसे पड़ा। जो शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह दोस्तों किस प्रकार पड़ा? तो तलवार के एक ही वार से शेर को मारने पर बिहार के सूबेदार ने उसे शेर खां की उपाधि दी। क्या क्या? तो शेरशाह सूरी दोस्तों एक ऐसा राजा था, उसने एक तलवार के एक ही वार से शेर को एक बार में ही समाप्त कर दिया, इसीलिए उसे शेरशाह की उपाधि थी। और कहाँ के सूबेदार थे दोस्तों? तो वो सूबेदार थे हमारे बिहार के। कहाँ के सूबेदार थे? तो बिहार के सूबेदार थे, इसीलिए उसका नाम शेर खां पड़ा। ठीक है दोस्तों, प्रमुख निर्माण कार्य सड़क, मकबरा और निर्माण। तो एक सड़क है दोस्तों, सड़क ए आजम। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो बंगाल से पेशावर तक हर 8 किलोमीटर तक पर सराय बनवाए गए दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला है हमारा मकबरा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का हमारा मकबरा है सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में। मकबरा से है दोस्तों, यानी कि उसकी समाधि कहाँ लगी है। ठीक है, क्या है? तो समाधि कहाँ लगी है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा या समाधि दोस्तों कहाँ पर है? तो वो है सासाराम बिहार में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है दोस्तों। एक झील के पानी के बीचों बीच अष्टकोणीय 8 कोनों वाला आकार है। एक झील के पानी के बीच अष्टकोणीय 8 कोनों वाला क्या है दोस्तों? तो आकार है। अगला है हमारा मस्जिद। दिल्ली में जो पुरानी मस्जिद है, पुराना किला है दोस्तों। दिल्ली में एक बहुत ही मस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों एक किला है, उसका नाम है पुराना किला। पुराना किले के नाम से दिल्ली में जाना जाता है दोस्तों। पुराने किले के अंदर जो पुराना किला है दोस्तों, तो पुराने किले के अंदर किला एक कोहना मस्जिद का खूबसूरत निर्माण किसने करा है? तो एग्जाम में आता है किला एक कोहना मस्जिद किसने बनवाई है? तो किला एक कोहना मस्जिद किसने बनवाई है? तो किला एक कोहना मस्जिद बनवाई है दोस्तों किसने? तो किला एक कोहना मस्जिद हमारी बनवाई है, वो बनवाई है किसने? तो वो बनवाई है शेरशाह सूरी ने। ठीक है, दिल्ली में। अन्य है और रोचक तथ्य, रुपया की शुरुआत। आज हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं वह नाम शेरशाह के चलाए चांदी के सिक्के से ही आया है। शेरशाह ने एक दोस्तों चांदी का सिक्का चलाया, उससे ही क्या आया है? तो उससे ही दोस्तों जो आज रुपया चलता है वो आया है। डाक व्यवस्था। भारत में पहली बार घोड़ों के जरिए आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो घोड़ों के द्वारा आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की?
तो वो की है दोस्तों किसने, शेरशाह सूरी ने। अगला है हमारा मृत्यु 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों कालिंजर किले में तोप का गोला फटने से। यानी कि कालिंजर किला, जो कालिंजर किला कम पे है, तो कालिंजर किला है यूपी में। कहां पर है दोस्तों, तो कालिंजर किला हमारा यूपी में स्थित है। तो कालिंजर किले में तोप का गोला लगता है, लगने के बाद दीवार में वापस उसकी छाती पर लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कब, तो 1545 में उसकी मौत हो जाती है शेरशाह सूरी की। अगला देखते हैं हम दोस्तों तथ्य। शेरशाह मुगल नहीं था दोस्तों, जो शेरशाह सूरी है वो मुगल नहीं है, लेकिन सूर साम्राज्य का है। तो शेरशाह मुगल नहीं था, बल्कि एक अफगान शासक था। क्या है दोस्तों, तो एक अफगान शासक था जिसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, अफगान शासक था जिसने कब्जा कर लिया। जो दोस्तों हम अपना देखते हैं अगला। ठीक है, अगले में जब आता है शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के बाद जब युद्ध जीत जाता है हुमायूं 1545 में, उसे हराकर फिर आ जाता है दोस्तों क्या, फिर आ जाता है अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर एक महान राजा होता है दोस्तों, महान अकबर राजा होता है, और उसका कार्यकाल है 1556 से लेकर दोस्तों उसका कार्यकाल है कब, तो 1556 से लेकर 1605। 1556 से लेकर 1605 महान राजा है अकबर, उसका कार्यकाल होता है। और अकबर राजा मुगल साम्राज्य में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण शासन चलाता है और आगे भी रहता है। ठीक है, तो अकबर जब का जो कार्यकाल है 1556 से 1605 है दोस्तों। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का दोस्तों क्या है, अकबर का पूरा नाम है। ठीक है, अकबर का पूरा नाम है। और अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में होता है। कहां पर होता है, तो अकबर का जन्म होता है दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट कहां पर है, जो कि राजस्थान में, राजस्थान के राजपूत राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है, माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम क्या है, तो अकबर की माता का नाम है हमीदा बानो बेगम, और जो पिता का नाम है दोस्तों वो हुमायूं है। ठीक है, तो हुमायूं है। राज्याभिषेक कब होता है, तो राज्याभिषेक होता है कब दोस्तों, मात्र 13-14 वर्ष की आयु में। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है पंजाब के कालानौर में। ठीक है, तो दोस्तों जब मात्र 13 वर्ष की अवस्था में पंजाब के कालानौर में 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है। कब होता है, जब वो मात्र 13 वर्ष का होता है। ठीक है, मात्र 13 वर्ष का होता है जब पंजाब के कालानौर में उसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है दोस्तों, राज्याभिषेक होता है। अगला है हमारा संरक्षक। अकबर के संरक्षक का नाम क्या है दोस्तों, तो शुरुआती 4 सालों तक उसके सेनापति बैरम खान, जो उसका शुरुआती है दोस्तों सेनापति है बैरम खान ने का राजकाज संभाला। क्या करता है, तो दोस्तों अकबर जब 13 साल का अपनी गद्दी पर बैठता है दोस्तों, जब उसका राज्याभिषेक होता है 1556 में, तो उसके पास कोई नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए एक संरक्षक रख दिया जाता है, उसका नाम है बैरम खान। क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम है बैरम खान। और बैरम खान उसका कौन होता है, संरक्षक होता है। ठीक है, संरक्षक होता है। अगला देखते हैं अकबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए दोस्तों, तो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका दोस्तों बाबर लड़ता है, ऐसे ही पानीपत का द्वितीय लड़ता है अकबर युद्ध। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो होता है 1556 में। ठीक है, किस किस के बीच, अकबर की तरफ से अकबर और हेमू के बीच होता है। किस किस के, अकबर और हेमू के बीच होता है। लेकिन अकबर जब छोटा था तो अकबर की तरफ से लड़ते हैं दोस्तों कौन, बैरम खान लड़ते हैं, और अकबर की जीत होती है। हेमू की आंख में तीर लगने से हेमू की हो जाती है मौत। ठीक है दोस्तों, तो अकबर जो पानीपत के सेकंड युद्ध में जीत जाता है दोस्तों। ठीक, फिर होता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। कब होता है, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। और इसी बंद कर दो, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, जिसमें भी अकबर दोस्तों जीत जाता है। भारतीय इतिहास का सबसे वीर युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध, भारतीय इतिहास का सबसे वीर युद्ध होता है। और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों, अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था, मान सिंह कर रहा था। और अकबर इस युद्ध को जीत जाता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, अगला है अकबर को महान क्यों कहा जाता है। जो अकबर है दोस्तों उसको महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि कर यानी टैक्स की समाप्ति 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर दोस्तों अकबर हटा देता है। और 1564 में जजिया कर यानी गैर मुसलमानों पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर देता है। क्या कर देता है,
तो तीर्थ यात्रा पर कर 1563 में और 1564 में जो गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर है उसको भी खत्म कर देता है। राजपूत नीति, राजपूतों से दोस्ती की। अकबर था दोस्तों, उसने राजपूतों से दोस्ती की, राजपूतों से दोस्ती की और वैवाहिक संबंध बनाए। जैसे जोधाबाई से विवाह किया, यानी जोधाबाई कौन है, उनकी पत्नी है। अकबर की पत्नी का नाम क्या है, तो वो जोधाबाई है। दीन इलाही धर्म की दोस्तों घोषणा करता है अकबर। दीन इलाही 1582 में सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर, ठीक है, सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर नया धर्म बनाया। बीरबल ने इसे अपनाने वाला पहला हिंदू था। कौन है, तो अकबर सभी धर्मों को मिलाकर और अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर एक धर्म, नया धर्म बनाता है। उसका नाम है दोस्तों क्या, तो उसका नाम है दीन इलाही धर्म, ठीक है, जो कि 1582 में बना लिया जाता है अकबर के द्वारा। और बीरबल इसे अपनाने वाला पहला हिंदू था। दोस्तों कौन है, तो बीरबल, बीरबल जो था इसे अपनाने वाला पहला हिंदू था, ठीक है। तो मनसबदारी प्रथा, सेना और अधिकारियों को रैंक देने की व्यवस्था किसने शुरू की, तो अधिकारियों और सेना के जो जवान थे उन्हें रैंक देने की व्यवस्था किसने शुरू की दोस्तों, तो वो की अकबर ने। हम देखते हैं इसमें अगला दोस्तों, तो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों। तो दास प्रथा का अंत अकबर करता है 1562 में, ठीक है दोस्तों। तो दास प्रथा का अकबर कब अंत करता है, तो 1562 में। अकबर की हर मदल से मुक्ति होती है 1562 में ही। तानसेन का अकबर के दरबार में आगमन था। तानसेन अकबर के दरबार में कब आता है, 1562 में आता है। तीर्थ यात्रा पर समाप्ति 1563 और जलिया कर पर समाप्ति 1564 में करता है, ठीक है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर ले जाया जाता है 1571 में। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं किसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है, ठीक है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना, 1579 में मजर की घोषणा, 1580 में करते हैं देसाला प्रणाली या टोडरमल द्वारा लागू, 1582 में दीन इलाही धर्म की घोषणा करते हैं। अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठता है। किसके साथ, तो जो अकबर है वो गाजी की उपाधि के साथ कहां पर बैठता है, तो राज सिंहासन पर बैठता है। अगला हम देखते हैं अकबर के दरबार के नवरत्न, यानी कि अकबर के दरबार में दोस्तों क्या रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न, ठीक है। अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न रहते थे, ठीक है। तो नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में 9 बहुत ही ज्ञानी और प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हें नवरत्न कहा जाता है। अकबर के दरबार में बहुत ही ज्ञानी 9 लोग रहते थे। तो उन 9 लोगों में दोस्तों क्या था, तो उन जो 9 लोग रहते थे उनमें पहला नाम है दोस्तों बीरबल का। बीरबल कौन है, तो सबसे बुद्धिमान मंत्री है और बचपन का नाम है, बीरबल के बचपन का नाम है दोस्तों क्या, महेश दास। तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास है। सबसे बुद्धिमान दोस्तों कौन है, मंत्री है। अगला है हमारा तानसेन, महान संगीतज्ञ था तानसेन। अगला है हमारा टोडरमल जो कि वित्त मंत्री था। अकबर का वित्त मंत्री कौन है, टोडरमल है दोस्तों। जमीन नापने का सिस्टम बनाया दोस्तों। और अगला है मान सिंह, सबसे भरोसेमंद और मुख्य राजपूत सेनापति था। तो अकबर के सेनापति का नाम क्या है दोस्तों, तो अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह है और मान सिंह ही पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर का संरक्षक था, ठीक है, और अकबर की तरफ से लड़ता है। अगला है हमारा अबुल फजल, महान लेखक है दोस्तों। अबुल फजल कौन है, तो महान लेखक है। तो अकबर की जीवनी, अकबरनामा किसने लिखी है, तो अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने लिखी है। और अकबरनामा के दोस्तों कितने भाग हैं, तो अकबरनामा के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, तो अकबरनामा के दोस्तों 3 भाग हैं, ठीक है। तो अकबर की जीवनी लिखी है अबुल फजल ने और अकबरनामा के 3 भाग हैं दोस्तों। अगला है हमारा, एक है फैजी मुल्ला, एक है फैजी, अगला है मुल्ला दो प्याजा, अगला है अब्दुल रहीम खान ए खाना और हकीम मुमान है, ठीक है दोस्तों। और स्थापित कला और मृत्यु, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आगरा के आसपास नया शहर बसाया दोस्तों। तो आगरा के आसपास नया शहर बसाया और राजधानी बनाई, ठीक है दोस्तों। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जब गुजरात को वो जीत जाता है तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है, ठीक है। अगला बुलंद दरवाजा, गुजरात जीतने की खुशी में दोस्तों, गुजरात यानी जो फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा बनाता है अकबर। तो गुजरात जीतने की खुशी में फतेहपुर सीकरी में बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा। जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला है आगरा का लाल किला बनवाया और इलाहाबाद का किला भी बनवाया अकबर ने, ठीक है दोस्तों। तो आगरा का किला और इलाहाबाद का किला भी बनवाया अकबर ने। और मृत्यु कैसे होती है, तो 1605 में पेचिश से दोस्तों,
पेचिश एक बीमारी है जिससे अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। और अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो सिकंदरा में। कहाँ पर है दोस्तों, तो आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। ठीक है, अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है दोस्तों। तो अकबर के दरबार में जो कि आगरा का सिकंदरा में उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो उसका मकबरा है वो कहाँ पर है, तो वो आगरा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको मुगल साम्राज्य से 3 इसमें जो महान राजा हुए थे उनके बारे में बता दिया। ये हमारी पहली क्लास में है। अब इसका जो भाग 2 है वो उसमें जो मुगल कालीन की जितनी भी साहित्य है, कला है, और जो 3 राजा हमारे रह गए हैं उनको मैं आपको दूसरे पार्ट में कराऊंगा इसमें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में कल। नमस्कार, जय हिंद।